हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने साइंटिफिक प्रिंसिपल को डिस्कस किया और हमने समझा कि साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या होता है और ये किस तरह साइंटिफिक लॉ से डिफरेंट है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म की, जो कि साइंटिफिक वोकेबलरी का हिस्सा है, एंड दैट इज़ अ साइंटिफिक लॉ। सो आई विल जस्ट erase all of this here. Okay, so number 2 is a scientific law. So what is a scientific law? This is also a very good question to address, because later in this series we will talk about Hubble's law. Hubble's law. Hubble's law. तो इस टर्म को यहाँ पर समझना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इस वीडियो सीरीज़ में, जो कि कॉस्मोलॉजी के बारे में है, हम इवेंचुअली डिस्कस करेंगे हबल्स लॉ को। और जो हबल्स लॉ है, इट इज़ probably the most important law in cosmology. So this term law here is best understood by discussing the historical context attached to it. So इस टर्म को जो साइंटिफिक लॉ है, इसको समझने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम इससे जुड़े हुए जो तारीखी जो सैको सबाक है, जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, हम उसको समझें। So let's go back in time to the year 1687. So year 1687. Why this year? Because in this year, Isaac Newton wrote down his laws of motion. Newton's laws of motion. ये वो साल था जब आइजैक न्यूटन ने अपने 3 जो कवानीन थे हरकत के, लॉज ऑफ मोशन के, उसने लिखे, एक्सप्लेन किए, डिस्क्राइब किए। अब इस दौर के दौरान, ड्यूरिंग दिस टाइम, लोगों का ये मानना था, पीपल बिलीव्ड, इंक्लूडिंग न्यूटन, कि जो यूनिवर्स है, जो कायनात है, वो एक बहुत बड़ी क्लॉक की तरह है। ठीक है, 12, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। सो लोगों का ये बिलीफ था, लोग ये समझते थे कि जो यूनिवर्स है वो एक बहुत बड़ी क्लॉक की तरह है, जो कि परफेक्टली जो है वो चल रही है, उसमें कोई मूवमेंट ऐसी नहीं है जो कि वेस्ट हो रही है। और इस बहुत बड़ी जॉइंट क्लॉक की जो सेटिंग्स हैं, ठीक है, जो सेटिंग्स हैं इस जॉइंट क्लॉक की, वो यूनिवर्सल हैं, यूनिवर्सल एंड अनचेंजिंग। तो लोग ये समझते थे उस दौर के दौरान कि जो कायनात है वो एक बहुत बड़ी घड़ी की तरह है, जो कि परफेक्टली चल रही है, उसमें कोई मूवमेंट वेस्टेड नहीं है, और इस घड़ी की जो सेटिंग्स हैं वो यूनिवर्सल हैं, यानी कि आलमगीर हैं, हर जगह सेम है, और ये तब्दील नहीं होती, दे आर अनचेंजिंग। अब इस एग्जाम्पल में जो सेटिंग्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, बेसिकली वो वही साइंटिफिक लॉज हैं जिन की मैं बात कर रहा हूँ। सो दिस सेटिंग्स, द सेटिंग्स इन दिस एग्जाम्पल और द
scientific laws I am referring to. So उस दौर के दौरान अगर आप कुछ डिस्कवर करते हैं, if you discovered something back then, you would firmly believe that it applies everywhere and under all conditions. न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि सारी की सारी जो मोशन है, ऑल मोशन, हर किस्म की जो मोशन है जो कि उसने ऑब्जर्व की, all motion follows some patterns that repeat, and he used the mathematics that he had um, developed. So that would be calculus. So he used the mathematics that he had developed to give those patterns a structural description. So let me repeat what I just said. न्यूटन ने ये चीज़ ऑब्जर्व की, उसने गौर किया कि ऑल मोशन कुछ ख़ास पैटर्न फॉलो करती है जो कि रिपीट होते हैं, और उसने कैलकुलस जो कि एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, उसने कैलकुलस को यूज़ करके उन पैटर्न्स को एक स्ट्रक्चर्ड डिस्क्रिप्शन दे दी। वही स्ट्रक्चर्ड जो डिस्क्रिप्शन है वो उसके 3 लॉज ऑफ मोशन है। सो लेट्स राइट इट हियर। सो पैटर्न्स जो कि रिपीट होते हैं और उनको अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड डिस्क्रिप्शन दे दें, यूजुअली यूजिंग मैथमेटिक्स, सो दोज आर कॉल्ड लॉज। लेकिन वक्त के साथ साथ हमने सीखा कि जिन पैटर्न्स को हम लॉज कहते हैं, जिनको हम समझते हैं कि वो यूनिवर्सल हैं और अनचेंजिंग है, वो एक्चुअली में यूनिवर्सल और अनचेंजिंग नहीं है। लेट मी टेल यू वाई। न्यूटन के ज़माने में जो सबसे तेज़ चीज़ न्यूटन ऑब्जर्व कर सकता था वो क्या था? बेसिकली एक भागता हुआ घोड़ा, ठीक है, और रनिंग हॉर्स। अब एक भागते हुए घोड़े की स्पीड हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन लेट्स से इट्स 70 किलोमीटर्स पर आवर, ओके। अब इन स्पीड्स के लिए जो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन है वो दे वर्क एक्सट्रीमली वेल, बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। लेकिन जो स्पीड बढ़ती जाती है, एज द स्पीड गेट्स हायर एंड हायर, getting closer and closer to the speed of light c, जो न्यूटन के लॉज हैं फिर उस केस में दे बिकम एन इंक्रीजिंगली लेस एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। जो स्पीड बढ़ती जाती है और स्पीड ऑफ लाइट के नज़दीक जाती है, न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन हैं वो लेस एंड लेस एक्यूरेट आंसर्स देना स्टार्ट कर देते हैं। दे बिकम लेस एक्यूरेट at describing what is happening as we approach the speed of light. So हमने डिस्कवर किया कि ये जो लॉज हैं जो कि बाय डेफिनेशन हर जगह और हर कंडीशन में एक ही तरह से अप्लाई होने चाहिए, वो एक्चुअली एक ही तरह से हर जगह अप्लाई नहीं होते, उनकी लिमिटेशंस हैं। दूसरे अल्फाज में जो हमारी ये जॉइंट क्लॉक थी, इसकी कोई एक यूनिवर्सल सेटिंग नहीं है जो कि हर पार्ट पर सेम वे में अप्लाई होती है, लेकिन हर पार्ट की एक यूनिक सेटिंग है और वो हर पार्ट पे सेपरेटली अप्लाई होती है, और उनमें से हर एक जो पार्ट की सेटिंग है, जो सब सेटिंग है, वो ठीक है, लेकिन उसकी जो डोमेन ऑफ एप्लीकेशन है वो बराबर नहीं है, वो सेम नहीं है। तो इसके बाद जब हमने ये चीज़ रियलाइज़ की, हमने जब कभी कोई
पैटर्न डिस्कवर किया यूनिवर्स में, हमने उसको क्वांटिफाई किया थ्रू मैथमेटिक्स. We stopped calling those patterns laws. Instead, we started using the term theory. And this brings me to the biggest misconception in the public understanding of science and the most important gap in our science education. So, this is what a scientific law is. I will stop here. Next वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि साइंटिफिक थ्योरी क्या होती है. So, if you find all of this interesting, please consider subscribing and share this video with someone that you think would find all of this very useful and interesting. So, I will see you next time.